अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करने लगे हैं और लेक्चर नंबर जो 12 है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, उसका जो आज का आर्टिकल है वो है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, के हीट की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। वो कहते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल में हीट प्रोवाइड करते हैं तो मटेरियल की हीट प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि मटेरियल की जो हीट है वो चेंज हो रही है। मटेरियल को हीट सप्लाई करना, उसको प्रोवाइड करना, इसका मतलब ये है कि मटेरियल की जो हीट है वो चेंज हो रही है। और कितनी हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है या सप्लाई हो रही है, ये कितनी हीट आप लोग सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ हीट विल डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट पर यूनिट मैस। कि जिस भी सिस्टम में आप लोग हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम में आप लोग हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसका मैस कितना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने टाइम में कितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और एक एटम कितनी हीट को ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत रखता है। तो ये डिपेंड करता है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि जैसे जैसे उसका मैस, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाती है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ज़्यादा होती चली जाएगी। और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखते हैं, I12 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M। अब दूसरी यहाँ पर वो सिंपल बात ये कह रहा है कि हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक और बात पे भी डिपेंड करती है, विच इज़ वॉल्यूम चेंज एसोसिएशन। इसका क्या मतलब होगा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ W इज इक्वल टू F डॉट डी, और अगर हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, W इज इक्वल टू P डॉट वी। तो P डॉट वी, और वॉल्यूम में चेंजिंग की बात वो इस वजह से कर रहा है कि जब भी आप लोग किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम सपोज मैं कहता हूँ V1 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला जाएगा, आप लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते चले जाएंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हीट सिस्टम के अंदर ऑब्जॉर्ब हो रही होगी और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ सपोज हमारे पास किसी भी बेकर में पानी है, आप लोग उसको हीट अप करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हीट है वो पानी के अंदर ऑब्जॉर्ब होती रहती है, और कुछ टाइम के बाद जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग नियरली इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचते हैं तो पानी पहले बॉयल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप वो बर्तन से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अब पहले वाला जो वॉल्यूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, वो उसका वॉल्यूम होगा V1, और बाद में अगर हम लोग उसको मज़ीद हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो सिस्टम है वो अपनी हीट को इंक्रीज़ करने की वजह से अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा और वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो अगर आप लोग बात सिंपली ये कहें कि जब भी आप लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट सिस्टम के अंदर उसकी पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, और पार्टिकल्स जो है वो अपनी रैंडम मोशन को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, W इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। यहाँ पर W फॉर वर्क डन है, P फॉर प्रेशर है, एंड वॉल्यूम में जो चेंजिंग है V2 माइनस V1। तो ये भी बेसिकली वर्क डन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन टर्म्स ऑफ हीट चेंज du इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी I2 माइनस P इंटू V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी सिस्टम के पास पहले भी होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सिस्टम जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो पार्टिकल्स हैं वो उस सिस्टम से बाहर निकल सकें या उसके वॉल्यूम को चेंज कर सके। लेकिन जैसे जैसे आप लोग उसकी एनर्जी को इंक्रीज करते जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम की पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह के मटेरियल की बात कर रहे हैं। सिंपली कि जितनी किसी भी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली उसकी हीट भी इतनी
ज़्यादा होगी मतलब ये कि वो उतनी ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, या उस सिस्टम को अपने आप को मेल्ट करवाने के लिए उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी, रिक्वायर होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टम की हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट इंजन की। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये एक ऐसा इंजन है कि जिस इंजन को आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों की हीट को वो यूज़ करते हुए वर्क डन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इंजन डेट ट्रांसफर हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी के ये एक ऐसा इंजन है, हीट इंजन आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, आप लोगों ने पहले भी इसको डिफाइन किया हुआ है। एक ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो आप लोगों को कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो इंजन दैट विल कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। अब इस इंजन के अंदर हमारे पास मेन जो है वो 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा हॉट रिजर्वायर, दूसरा पार्ट होगा कूल रिजर्वायर, और तीसरा उस सिस्टम की इंटरनल वर्किंग होगी। अब इसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि समझ लें कि हमारे पास एक सिस्टम, एक बॉक्स ले लें आप, और उस बॉक्स में एक तरफ एक पाइप लगा दें, दूसरी तरफ दूसरा पाइप लगा दें। अब एक तरफ से पाइप जो है जिसे हम लोग इनलेट पाइप भी कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए आप लोग सिस्टम के अंदर पेट्रोल, डीजल या कोई भी ऐसा ईंधन यूज़ करेंगे जिस ईंधन से सिस्टम के अंदर हम लोगों ने हीट को प्रोड्यूस करना है। और बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑयल को या पेट्रोल को या किसी भी ईंधन को मिक्सअप करके डाला जाता है, और उसके बाद स्पार्क प्लग टाइप चीज़ें होती हैं जिससे उसके अंदर एक आग प्रोड्यूस की जाती है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग सिस्टम में मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस हीट की वजह से अब उसमें डिफरेंट तरीके होते हैं कि उस हीट की वजह से आप लोग वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करके स्टीम में यूज़ करते हैं, या उस हीट को आप लोग उस हीट को डायरेक्ट सिस्टम को प्रोवाइड करके इंजन के ज़रिए वर्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और दूसरी मैंने बताया था कि उस सिस्टम के दूसरी तरफ आप लोग क्या करें, एक और नोज़ल लगा दें जहाँ से आप लोग ईंधन, जहाँ से आप लोग धुएं वगैरह को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जिसके ज़रिए सिस्टम में हीट प्रोवाइड की जाती है वो होती है हॉट रिजर्वायर, और जिसके ज़रिए धुआं या जो ज़रात होते हैं बाकी वो बाहर निकाले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूल रिजर्वायर। तो और हमारे पास ये जो हीट इंजन होता है इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप मुसलसल उसमें टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा होता है, और टेम्परेचर के चेंज करने से अब स्टार्टिंग में जब आप लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट उसकी इंक्रीज होती है, उस हीट को आप लोग अपनी वर्किंग में यूज़ करते हैं, और उस वर्किंग के बाद दोबारा सिस्टम का टेम्परेचर पहले से कम हो जाता है। और सिस्टम का टेम्परेचर कम होने की वजह से का मतलब ये कि मज़ीद ये आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, तो आप लोगों को मज़ीद फ्यूल वगैरह इसके अंदर पुटअप करना पड़ेगा। तो इस तरह आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि इनपुट देंगे तो ही आउटपुट मिलेगी, और इनपुट किस फॉर्म में देते हैं, फ्यूल की फॉर्म में, और आउटपुट जो है वो हमें वर्क डन की फॉर्म में मिलती है। सिंपली आप लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और हमारे पास यहाँ पर जो फ्यूल है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, और वो कोई सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम में अब दूसरा जिससे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है जो उसकी हीट को, जो उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है। तो सेम एज हमारे पास हीट इंजन में भी बहुत सारे अनयूजेबल चीज़ें होती हैं, लाइक एज फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्सेस टाइप, जो हमारी उस एनर्जी को, हमारी उस हीट को कम कर देती हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन नहीं होता। इसी वजह से अगर आप लोग बुक्स में देखें तो हमारे पास वो कहता है कि जो पेट्रोल की एफिशिएंसी है वो तकरीबन 25 से 30% तक होती है। अगर आप लोग बात करते हैं डीजल की तो तकरीबन 40% तक होती है, लेकिन अभी भी 60% जो हमारी एनर्जी है वो स्मोक की फॉर्म में, वो हीट की फॉर्म में, वो साउंड की फॉर्म में वो वेस्ट हो रही होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इंजन बनाए जाएँ कि जिसमें हमारी जो हीट डिस्टॉर्शन है वो कम से कम हो। तो इस तरह हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हीट इंजन के अंदर हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि हीट इंजन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं
कि आप लोग हीट इंजन के ज़रिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास नुकसान भी बहुत सारे होते हैं कि सिस्टम हम लोग जो ईंधन यूज़ करते हैं, गैसेस वगैरह, वो जहरीले जो है वो मादे खारिज करती हैं जो हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो हीट इंजन होता है, ये मोस्टली जो है वो उसको यूज़ करने से रोका जाता है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि इसके कम्बशन के दौरान कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो गैसेस हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हीट है, उस हीट की वजह से हमारा जो माहौल है मुसलसल अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, लेकिन अभी रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे हमारे ये गाड़ियों के धुएँ और सल्फ़र के ज़रात और ये एटॉमिक रिएक्शन और जंगें होती हैं, तो वो जो सारी की सारी हीट है हमारे माहौल में चली जाती है, जिससे हमारे माहौल का टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप हमेशा इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसके जो है ना वो फ़ायदे तो हैं, लेकिन ये कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे इंजन बना रहे हैं कि जिससे जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, कि जिनसे ना सिर्फ हमारी डेली बेसिस पे वर्किंग हो सकेगी, बल्कि उससे हमारे माहौल को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। और हमारे पास जितने भी इंजन मौजूद होते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेस के तहत वर्किंग कर रहे होते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग मतलब ए बी सी डी और फिर दोबारा ए, आप लोग अगर एक स्केयर बनाते हैं तो स्केयर के 4 कॉर्नर्स हैं, ए बी सी डी लिख लें तो ए से बी पे आएगा, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से दोबारा ए पे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, जिससे हमारे जो इंजन है और तमाम सिस्टम जो वो क्या कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिससे आप लोग हीट इंजन को या रेफ्रिजरेटर को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और सेकंड लॉ के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है। कि फर्स्ट ईयर में बताया गया है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कि जिसमें एक रिजर्वायर प्रेजेंट हो। अब मैंने बताया कि हमारे पास सिस्टम में हमेशा 2 रिजर्वायर होंगी, एक होगी हॉट रिजर्वायर और दूसरी क्या होगी, कोल्ड रिजर्वायर। अब हॉट रिजर्वायर कौन सी होगी, जिससे आप लोग सिस्टम की हीट इंक्रीज करते हैं, और कूल्ड रिजर्वायर क्या होगी कि आप लोगों की बाइक में या इंजन में हमेशा एक साइलेंसर लगाया जाता है। वो साइलेंसर बेसिकली क्या करता है कि उस सिस्टम से धुएं को रिमूव कर रहा होता है। तो जो चीज़ धुएं को कम करती है, हीट को कम करती है, वो होता है कूल रिजर्वायर, और जहाँ से हीट इंक्रीज की जाती है वो क्या होती है, हॉट रिजर्वायर। अब वो कहता है कि हमारे पास अब तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन इंजन विच विल नॉट हैव कूल रिजर्वायर। कि अब तक ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जा सका कि जिसमें एग्जॉस्ट ना हो, साइलेंसर ना हो, कि जिससे हीट को रिमूव ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बाइक की बात करते हैं और आप लोग बाइक का साइलेंसर बिल्कुल बंद कर दें, तो स्टार्टिंग में सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा हीट सिस्टम से रिमूव नहीं होगी, जिसकी वजह से बाइक के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो इंजन है वो सीज हो जाएगा, क्योंकि उसके मैकेनिकल पार्ट्स अपने साइज को इंक्रीज करेंगे तो वो उसी जगह पर फिक्स नहीं रह सकेंगे। तो अब तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सका कि जो मुसलसल जो है वो हीट ऑब्जॉर्ब तो करे लेकिन हीट को रिमूव ना करे। आप लोग अच्छे से अच्छी, अगर सपोज हम लोग बात करते हैं मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ की जो आप लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी अगर आप लोग देखें, कुछ टाइम के बाद आप लोगों के मोबाइल हीटअप होना शुरू हो जाते हैं और हीट को रिमूव करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। अगर ये एग्जॉस्ट ना होता तो हमारे मोबाइल का टेम्परेचर हर स्टेप इंक्रीज होता और वो अंदर से मेल्ट करना शुरू कर देता। और अगर हम लोग बात करते हैं इंजन्स की, जो हम लोग बहुत बड़े प्लेन्स और गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो वो तो एक सेकंड में कई कई जाउल जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही होते हैं, जिससे हमारे सिस्टम का टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज होगा और सिस्टम के क्रैश होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सर्ट to extract an amount of heat from a hot reservoir and use it to do work done। कि वो कहता है ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग एक हॉट रिजर्वायर यूज़ करें और उस सारी की सारी हीट को सिर्फ वर्क डन के लिए, आउटपुट के लिए यूज़ करें। उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसी लाजमी होगी कि जो हम लोगों ने कूल रिजर्वायर के जरिए उसको सिस्टम से रिमूव करना होगा। इसी तरह अगर आप लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, जो आप लोग घरों में या फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर मुसलसल अपने अंदर से हीट को रिमूव करता है और अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा होता है। अब वही बात है कि उसमें एक हॉट रिजर्वायर है कि जो उस सिस्टम में वर्किंग करके हीट को प्रोड्यूस करती है, और जो हमारे सिस्टम में कंप्रेसर या कूलर है वो क्या करता है, उस हीट को सिस्टम से रिमूव करता है, ताकि स्टेप बाय स्टेप एक मखसूस एरिया के अंदर अंदर
आप लोग उस सिस्टम के टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके और जो रेफ्रिजरेटर है वो मुसलसल अपनी वर्किंग कर सके। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो मुसलसल कूलिंग तो प्रोड्यूस करे सिस्टम के अंदर, लेकिन वहां से किसी तरह की कोई हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर सिस्टम देखा होगा कि आप लोग घरों में एसी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिजें, उसके बाद ये फ्रीज़र, उसके बाद आप लोगों ने ये कूलिंग सेंटर देखे होंगे तो जहाँ पर हम लोग हीट को प्रोड्यूस करते हैं। सर्द खानों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो हम लोग इस बहुत सारी जगहों पर इसके ज़रिए। और दूसरा, रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो गैसेज यूज़ करते हैं इनमें से बहुत सारी गैसेज ऐसी भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह थी और नुकसानदेह होती हैं, लेकिन आजकल हम लोग ऐसी गैसेज यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनमें कंजम्पशन भी कम से कम हो, एक्सपेंस भी कम से कम हो, और ऐसी गैसेज हो कि जो हमारे आउटपुट भी ज़्यादा प्रोवाइड करें लेकिन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग, हमारा जो रेफ्रिजरेटर मुसलसल सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कूलिंग ही प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पर कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो एक जगह पर एग्जॉस्ट भी कर रहा होगा। तो इस तरह हम लोग हीट इंजन की बात करते हैं या रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो इन दोनों पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इजीली अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद कार्नट थ्योरम में आप लोगों ने कार्नट साइकिल के बारे में पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट था, मिलिट्री साइंटिस्ट था, मिलिट्री साइंटिस्ट ने एक इंजन बनाया था। अब तक वैसे तो सिंपली ये कहा जाता है कि अब तक दुनिया में कोई ऐसा इंजन नहीं है कि जो 100% एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड कर सके, लेकिन कार्नट साइकिल या कार्नट इंजन एक ऐसा इंजन है कि जो हमें, हम लोग कहते हैं कि दिस विल डील्स एंड आइडियल इंजन की एक आइडियल इंजन की तरह वर्किंग करता है कि जितनी आप लोग इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं ये उसके रिस्पॉन्स में उतनी ही हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब देखें, अब बेसिकली हमारे पास जो कार्नट साइकिल है, आप लोग अगर इसकी डायग्राम देखें फर्स्ट ईयर की बुक में बनी हुई 11वें चैप्टर में, कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में डायग्राम है कि इसमें चार, वैसे तो सिंपली दो प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, लेकिन इसमें हम लोग बात करते हैं 4 प्रोसेस की, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये 4 प्रोसेस आप लोग मुसलसल यूज करते हैं कि सिस्टम में। अब सिंपली इसमें वो कहता क्या है कि जो भी सिस्टम के अंदर हीट होगी सिस्टम के अंदर रहेगी और बाहर से भी कोई हीट जो सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मुसलसल है इंक्रीज करता चला जाता है, और जो सिस्टम के अंदर वाली एनर्जी है वो सारी की सारी जो एनर्जी है मुसलसल वर्क डन में यूज हो रही होगी। और ये जो इंजन है ये किसी तरह की कोई हीट जो है वो एक्सपेल नहीं करता। तो मतलब सॉरी, ये किसी भी तरह का कोई जो हीट है उसको वर्क डन के अलावा किसी और प्रोसेस में यूज नहीं करता। लेकिन ये बज़ाहिर इम्पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट भी अगर हम लोग देखें तो दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया गया जो 100% हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम लोग कार्नट साइकिल या कार्नट इंजन को एज आइडियल इंजन डील कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आइडियल इंजन होता नहीं है। तो इस तरह हम लोग लेक्चर नंबर 12 को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।